नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। सामान्य अध्ययन की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। आज का हमारा जो विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अब तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत या वह साधन कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हम ये जान पाए कि प्राचीन भारत कैसा था। प्राचीन भारत के बारे में जितने भी तथ्य आज हम जान पाए हैं, उन सब के पीछे मुख्यतः जो कारण रहे हैं वह वही स्रोत रहे हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है पाषाण काल से संबंधित, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं स्टोन एज की। आज हम बात करेंगे स्टोन एज की बात करेंगे। तो स्टोन एज क्या है उसके बारे में हम डिटेल से आज की इस क्लास में समझेंगे। देखिए, पृथ्वी का जब जो परत है उनका विकास हुआ, परत के विकास की जो अवस्थाएं चलती रहीं, तो 4 अवस्थाएं थीं। तो जो पृथ्वी के विकास की, जो परत के विकास की अवस्थाएं 4 थीं। इन चारों में जो चौथी अवस्था थी, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? चतुर्थ की अवस्था। चतुर्थ की अवस्था जिसमें कहीं ना कहीं जीव की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे, पेड़ पौधों की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चौथी अवस्था है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में इसको बांटा गया है चतुर्थ की अवस्था को। एक है अति नूतन और एक है अद्यतन। तो जो अति नूतन है, जिसको हम प्लाइस्टोसिन भी कहते हैं, जिसका समय काल जो माना गया है, जिस समय में बांटा गया है 20 लाख ईसा पूर्व से, 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का जो समय माना गया है, ये अति नूतन जो चतुर्थ की अवस्था है, उसमें अति नूतन यानी कि प्लाइस्टोसिन काल है, उससे संबंधित माना गया है। 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का ये समय, इसको हम अति नूतन कहते हैं। चतुर्थ की अवस्था का जो दूसरा भाग है वह अद्यतन यानी कि होलोसिन है। होलोसिन का समय 12,000 ईसा पूर्व से, जो 12,000 वर्ष हैं, वह ईसा पूर्व से लेकर अब तक का जो समय है, ये होलोसिन में आता है, यानी कि अद्यतन जो समय है चतुर्थ की अवस्था का, उसके अंतर्गत आता है। तो चतुर्थ की अवस्था को हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ेंगे। अगला हम जो पॉइंट्स हैं उनको हम समझते चलते हैं। जीव उत्पत्ति पशु और पौधों के रूप में जब हुई, तो 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। तो यानी कि जीव की उत्पत्ति और पेड़ पौधों की उत्पत्ति अब से करीब 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुकी थी, जीव की उत्पत्ति और पशु और पौधों की उत्पत्ति। दूसरा पॉइंट है, मानव धरती पर पूर्व प्लाइस्टोसिन, अति नूतन जो समय था यानी कि प्लाइस्टोसिन, उससे पूर्व जो काल था, मानव जब धरती पे आया तो प्लाइस्टोसिन जो अति नूतन समय कहा गया है, उस अति नूतन जो कि 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का था, उससे पूर्व ही मानव धरती पर हुआ जो पूर्व प्लाइस्टोसिन काल या प्लाइस्टोसिन काल के आरंभ में इसका उत्पन्न माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व जो वर्ष हैं, उनसे पहले ही 20 लाख वर्ष पूर्व पहले ही जो मानव है उसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। आदि मानव, अब मानव में भी किस प्रकार से कौन मानव के नाम रखे गए, कौन सा मानव पहले आया, किस नाम से वह मानव आया। तो आदि मानव, तो जो आदि मानव था उसका क्या था? वो बिल्कुल बंदर जैसा दिखाई देता था, बंदर के समतुल्य था। इसका उद्भव लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर यह प्रकट हुआ है। 3 करोड़ वर्ष पूर्व यह पृथ्वी पर प्रकट हुआ है, यानी कि पूर्व प्लाइस्टोसिन काल में यह प्रकट हुआ है। प्लाइस्टोसिन काल तो 20 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 12,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व ये जो आदि मानव है, जो बंदर के समान दिखाई देता था, ये इसकी उत्पत्ति 3 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इसके बाद में मानव सम, जिसको होमिनिड भी कहा जाता है, मानव सम, ये लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व, कहां पर? 60 लाख वर्ष पूर्व
दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप है उस अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है वहां पर मानव सम यानी कि होमिनिड उत्पन्न हुआ। और कब उत्पन्न हुआ? लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में यह उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रोलापिथेकस। ऑस्ट्रालापिथेकस क्या है? एक लैटिन शब्द है। जो लैटिन भाषा में ऑस्ट्रोलापिथेकस एक शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी बानर। इस शब्द का अर्थ है दक्षिणी बानर, जो एक लैटिन शब्द है ऑस्ट्रोलापिथेकस और जिसका अर्थ है दक्षिणी बानर। यह क्या था? एक नर बानर था। जो ऑस्ट्रोलापिथेकस था ये एक कैसा था? नर बानर था जिसमें मानव और बानर दोनों के ही लक्षण दिखते थे। मानव के भी और बानर के भी दोनों के ही लक्षण ऑस्ट्रोलापिथेकस में दिखाई देते थे, यानी कि दक्षिणी बानर में ये लक्षण दिखाई देते थे। ये नर बानर था, मानव और बानर दोनों के लक्षण इसके अंतर्गत दिखाई देते थे। इसका उद्भव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो जो आदि मानव था उसका समय 3 करोड़ वर्ष पूर्व, उसके बाद में जो होमिनिड हुआ यानी कि जो होमिनिड जो जिस मानव का नाम था मानव सम यानी कि होमिनिड, ये 60 लाख वर्ष पूर्व हुआ। तो पहले हमने आदि मानव के बारे में समझ लिया, दूसरा मानव सम के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रोलापिथेकस के बारे में। इसका उद्भव यानी कि तीसरा है, इसका उद्भव क्या है? लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व तक का इसका उद्भव माना जाता है। इसके क्या थे? इसके 2 पैर और उभरा हुआ पेट था। इसका जो पेट था वह उभरा हुआ था, 2 पैर थे। तो 2 पैर और उभरा हुआ पेट किसके? ऑस्ट्रोलापिथेकस के जो दक्षिणी बानर है उसके लक्षण में है। मस्तिष्क बहुत छोटा था, मस्तिष्क बहुत छोटा था, लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का। कितने का? लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का उसका क्या था? मस्तिष्क था, उसका साइज था इतना। यह सबसे अंतिम पूर्व मानव होमिनिड था। ध्यान रखिए क्या था? ये सबसे अंतिम पूर्व मानव होमिनिड था। इसको प्रोटो मानव अथवा आद्र मानव भी कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रोलापिथेकस के हम बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रोलापिथेकस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले, अब ये 4th है, 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका में। तो अब मुख्यतः कहां पर हुए ये सब? अफ्रीका में, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले होमो हैबिलिस अर्थात हाथ वाला मानव, जिसको कारीगर भी कहा जाता है, इसका प्रादुर्भाव हुआ 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व। इसका क्या था? इसका मस्तिष्क जो था थोड़ा सा हल्का था, लगभग 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का मस्तिष्क था, थोड़ा लाइट था। इस प्रथम वास्तविक मानव ने क्या किया? पत्थरों को टुकड़ों में तोड़कर उन्हें तराश कर उनका औजार बनाया। इसने क्या काम किया है कि पत्थरों को तोड़ा है, क्योंकि कारीगर मानव इसका नाम है, और इसने उन पत्थरों को तोड़ा है, तोड़कर उनसे औजार बनाए हैं, तराशा है पत्थरों को और तोड़कर उन्हें तराश कर, ये तलाश नहीं तराश कर उनका औजार बनाया। इसलिए जहां इसकी हड्डी मिली है वहां पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। तो जहां पर इस मानव यानी कि होमो हैबिलिस यानी कि हाथ वाला मानव यानी कि कारीगर, जहां पर ये मिला है वहां पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। आगे हम बात करेंगे 18 लाख वर्ष से 16 लाख वर्ष पूर्व। अब हम ये 5th है, 5वां है, किस प्रकार से विकास हुआ है मानव का, पाषाण काल के बारे में बात चल रही है। तो 18 लाख से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव, अब सीधे मानव जिनको क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस, इनका आविर्भाव हुआ। ये क्या करते? इन्होंने क्या किया है? पत्थर का हस्त कुठार के निर्माण किया इन्होंने, और अग्नि के आविष्कार का जो श्रेय जाता है वह इसी को जाता है। इन्होंने क्या किया? पत्थर का हस्त कुठार बनाया और अग्नि का आविष्कार किया।
ये किसने किया है? सीधे मानव यानी कि होमो इरेक्टस ने किया है। ये किसने किया है? होमो इरेक्टस ने। अग्नि का आविष्कार और हस्त कुठार का। होमो हैबिलिस के विपरीत, जो होमो हैबिलिस था उसके विपरीत जो होमो इरेक्टस है, ये क्या कर सकता है? होमो हैबिलिस जो कारीगर मानव, जिसके बारे में बात की थी अभी हमने, जिसके जहां पर हड्डियां मिली हैं वहां पर पत्थर के टुकड़े मिले हैं, उसके विपरीत जो होमो इरेक्टस था, इसमें क्या अंतर था? होमो इरेक्टस दूर दूर की यात्रा करते थे। होमो हैबिलिस वहीं आसपास में जो दक्षिण अफ्रीका में उनके अवशेष मिले हैं, उनके जो हड्डियां जो अस्थिपंजर में मिले हैं, उनके पास में पत्थर मिले हैं। लेकिन जो होमो इरेक्टस था ये खाली दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा, इसने दूर दूर की यात्राएं करी और इसीलिए इनके जो अवशेष है अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी मिलते हैं। तो ये क्या करते थे? लंबी दूरी की यात्राएं भी करते थे। कौन करते थे? होमो इरेक्टस। ध्यान रखिए, होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्रा करते थे। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस में यही अंतर है। इसने अभी इसको अग्नि के आविष्कार का श्रेय जाता है और हस्त कुठार के निर्माण इसने किया था, हस्त कुठार का भी श्रेय जाता है। आगे हम बात करेंगे अब बुद्धिमान मानव की। तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? 5 हो गए हैं, 6 है ये। तो 6 में क्या है? बुद्धिमान मानव, जिसको होमो सेपियंस, इसका प्रादुर्भाव हुआ है 2,30,000 से 30,000 वर्ष पूर्व के बीच में माना जाता है। बुद्धिमान मानव यानी कि होमो सेपियंस का। फिर इसके बाद में जो ये जो बुद्धिमान मानव, आधुनिक मानव का जो उद्भव है वह किससे माना जाता है? बुद्धिमान मानव से माना जाता है। इसका शरीर जो था छोटा और ललाट संकीर्ण था, किसका? बुद्धिमान मानव का। और बुद्धिमान मानव से ही जो उत्पत्ति हुई है आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई है। और बुद्धिमान मानव का जो शरीर था छोटा था और उसका जो ललाट था वह संकीर्ण था। इसके जो मस्तिष्क का आकार था लगभग 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। मस्तिष्क का आकार बढ़ता जा रहा है, बुद्धि का विकास होता जा रहा है, मस्तिष्क का आकार बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आधुनिक मानव की। जो 7th है ये आधुनिक मानव है, 7वां। इसका उद्भव लगभग 1,15,000 वर्ष पूर्व, 1,15,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पुरापाषाण काल, जो ऊपरी पुरापाषाण काल है उसमें दक्षिण अफ्रीका में ये प्रकट हुए। कहां पर हुए हैं? सब दक्षिण अफ्रीका में। अन्य होमिनिडों की अपेक्षा इसका ललाट क्या था? बड़ा था। जितने भी हुए उन सबसे इसका ललाट क्या है? बड़ा है। हड्डियां इसकी क्या है? पतली हैं। विभिन्न प्रकार कार्यों के लिए, अनेक पत्थर के औजार बनाने के लिए, यह स्पष्ट नहीं कि ये बोल सकता था, लेकिन बाकी इन्होंने सारे काम किए। ये स्पष्ट नहीं है अभी तक कि ये आधुनिक मानव बोल सकता था या नहीं बोल सकता था। भाषा का जन्म जो माना जाता है 50,000 वर्ष ईसा पूर्व से माना जाता है, जबकि इनका जो आधुनिक मानव का उद्भव 1,15,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि ये बोल सकते थे अथवा नहीं बोल सकते थे। आधुनिक मानव का जो मस्तिष्क अपेक्षाकृत बड़ा है, 1200 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर का इसका मस्तिष्क है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़े। आगे हम देखेंगे, बात करेंगे पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज की हम बात करेंगे, जिसमें पाषाण काल को 3 कालखंडों के आधार पर यानी कि समय के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है, हम बात करते हैं सबसे पहले पुरापाषाण काल की। तो जो पुरापाषाण काल है 26 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 9,000 ईसा जो वर्ष है ईसा पूर्व तक का ये समय इसके अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो काल है पुरापाषाण का है। 26 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 9,000 तक का। अब इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण को हम बाद में देखेंगे, पहले पुरापाषाण काल को देखते हैं। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, ध्यान रखिए 3 भागों में। एक निम्न पुरापाषाण काल जो बहुत पहले का है वो निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल और जो बाद का है वो उच्च पुरापाषाण काल है। तो निम्न पुरापाषाण काल जो 26 लाख ईसा पूर्व से 50,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का है। तो यानी कि 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह निम्न पुरापाषाण काल में आएगा। पुरापाषाण काल के अंतर्गत निम्न पुरापाषाण काल में आएगा। उसके बाद
जो दूसरा है यानी कि 50,000 तक तो हम पहुंच गए 50,000 ईसा पूर्व से। अब 50,000 से 10,000 यानी कि 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक का 10,000 वर्ष का ये जो है ये मध्य पुरापाषाण काल है। तो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का। और जो उच्च पुरापाषाण है वह 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व तक का है। देखिए यहाँ पर ये 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व तक का समय है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरापाषाण क्लियर हो गया। पुरापाषाण काल जो 26 लाख ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक का समय है। इसको 3 भागों में बांटा है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक का और 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक का मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक का समय है। अब 9,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह किस में है, वह मध्य पाषाण काल में आ जाएगा। ये मध्य पाषाण काल में आ जाएगा 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का। और 4,000 से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक का जो समय है नव पाषाण काल में आएगा। 4,000 से लेकर कहाँ तक, 4,000 से लेकर 2,500, ये कहाँ पर आ जाएगा, नव पाषाण काल में। चलिए अब हमें यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि पुरापाषाण काल क्या है, नव पाषाण मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है, और इनका समय के आधार पर हमने इनका यहाँ पर जो विभाजन किया है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पुरापाषाण युग के प्रमुख स्थल। तो पुरापाषाण युग के यहाँ पर ये प्रमुख स्थल हैं किसके, पुरापाषाण युग के। पुरापाषाण युग के ये प्रमुख स्थल हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए पुरापाषाण युग के ये प्रमुख स्थल हैं जिनको हम देख रहे हैं यहाँ पर। पुरापाषाण युग के प्रमुख स्थल ये मुख्यतः जो नदी हैं ताप्ती, नासिक के पास में गोदावरी और भीमा, यहाँ पे ये हुसंगी जगह है, कुरनूल है, ये जितने भी हैं ये क्या है, पुरापाषाण युग के प्रमुख स्थल रहे हैं। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो किस प्रकार के थे, कुछ इस प्रकार के थे। ये इस प्रकार के औजार ये उन्होंने उपयोग में लाए। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल का समय क्या था, पुरापाषाण काल का समय, तो पुरापाषाण काल का समय 26 लाख से 9,000 तक का, 26 लाख से 9,000 तक का ये है पुरापाषाण काल में। इस तरह के यहाँ पर ये पत्थर के औजार मिले हैं जो प्राप्त हुए हैं, आप देख सकते हो पुरापाषाण काल से संबंधित। चलिए आगे हम बात करेंगे मध्य पाषाण युग के जो औजार थे वो किस प्रकार के थे। तो यहाँ पर ये जितनी भी दिख रहे हैं आपको, ये जो पत्थर के टुकड़े बनाए हुए हैं ये कैसे हैं, ये सब मध्य पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं। मध्य पाषाण काल 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद में नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जिसका समय है 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व का इसका समय है नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल जैसे कि आप जानते हो मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ सभ्यता, मेहरगढ़, बुर्ज होम, कोल्डिहवा, चिरांद जो बिहार में है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, और दाऊजली हेडिंग और यहाँ पर पेयम पल्ली, ये सब किसके हैं, नवपाषाण युग के प्रमुख स्थल हैं। तो नवपाषाण युग के प्रमुख स्थल हैं। अब नवपाषाण काल में औजार कैसे होते थे, तो नवपाषाण काल में औजारों में क्या हो गए थे, थोड़े से वो कैसे हो गए थे, अच्छे क्वालिटी के हो गए थे और छोटे औजार बनने शुरू हो गए थे। तो इसमें ये देखिए किस प्रकार के औजार हैं। यहाँ पर ये फसल काटने के लिए एक जो काटने वाला औजार है बिल्कुल शेप में बनाया हुआ है। ये हथौड़ा जो हथौड़ा है यूज करने के लिए, पत्थर से बने हुए ठोकने पीटने के लिए। मृद बाण हैं, ये कोई उनके बर्तन हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बर्तन हैं, ये किस प्रकार से हैं, बिल्कुल शेप में बने हुए हैं।
ये बिल्कुल शेप में बने हुए हैं। तो ये नवपाषाण युग के औजार हैं और उपकरण हैं जो आपने यहाँ पर देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाषाण युगीन अनुसंधान जो आरंभ करने का श्रेय जाता है, जो पाषाण युगीन अनुसंधान है, इनको आरंभ करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। किसका ये श्रेय जाता है? जो पाषाण युगीन अनुसंधान है उसका श्रेय। मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है ये पुरापाषाण काल कहा जाता है। जो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल है ये क्या कहा जाएगा? पुरापाषाण काल कहलाता था। क्या कहलाता था? पुरापाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी पत्थर का उपयोग करते थे। तो औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए क्या करते थे? अब तक हमने जितने देखे सब पत्थर ही थे। पत्थर का ये उपयोग करते थे औजार बनाने के लिए, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष क्या है? जम्मू द्वीप का खंड है। तो जब भी कभी देखा होगा जम्मू द्वीपे भरतखंडे, तो ये जम्मू द्वीप का खंड जो भाग है क्या? भारत। जो प्राचीन जो पौराणिक मान्यता है उसके आधार पर। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया। तो जो सबसे पहले धातु उपयोग में ली गई वह धातु थी ताम्र, यानी कि तांबा। तांबा धातु सबसे पहले उपयोग में आई है। ना सोना, ना चांदी, ना कोई अन्य धातु। सबसे पहले अब तक के जितने भी उत्खनन आदि से प्राप्त जो प्रमाण है उनके आधार पर ताम्र धातु का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। तो तांबे का उपयोग सबसे पहले हुआ। प्रस्तर यानी कि पाषाण युग। पाषाण युग के लोगों के पास में जो पहला घरेलू पशु था वह कौन सा था? कुत्ता था। जो पहला घरेलू पशु था वह कौन सा था? वह कुत्ता था, डॉग। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार जो उत्खनन हुआ है उनसे जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ है मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल कौन सा? 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये मध्य पाषाण काल का समय है। आपको याद हो जाएगा कौन सा काल से कितना समय है, ये बार बार हम जब रिपीट करेंगे तो जो पशुपालन का जो प्रारंभ माना जाता है, यानी कि जो पशु पालने का जो प्रारंभ हुआ ये 9000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ, यानी कि मध्य पाषाण काल के समय पर यह हुआ। सर्वप्रथम मानव सदस्य प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप में भिन्न था उसे सामान्यतः क्या कहा गया? पिथाकैंथ्रोपस। पिथाकैंथ्रोपस से कहा गया, उसका रूप जाना जाता है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ सभ्यता से प्राप्त हुए। ये नवपाषाण कालीन सभ्यता थी। 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता नवपाषाण कालीन सभ्यता। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ को मैंने आपको मैप में दिखा दिया कहां पर है मेहरगढ़, तो आप यहां देख सकते हैं। ये मेहरगढ़ कहां पर है? मेहरगढ़ यहां पर। इंक चेंज करनी पड़ेगी। देखिए मेहरगढ़ कहां पर है, आप यहां देख पा रहे होंगे मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ जो है ये प्राचीन सभ्यता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन यहां पर कर लिया। आगे हम बढ़ते हैं तो यहां पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो साक्ष्य यानी कि जो प्रमाण मिलते हैं वह कहां मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? मेहरगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव के सर्वप्रथम जो साक्ष्य हैं नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। मानव के भारत में जो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य, ध्यान रखिए भारत में प्राप्त हुए मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य ये कहां से हुए हैं? नर्मदा घाटी के हथनौरा से ये प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए नर्मदा के हथनौरा से प्राप्त हुए हैं भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ पुरा स्थल से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ को हम देख चुके हैं, कहां पर मेहरगढ़ है? तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पाषाण संस्कृति 2500 तक आई है।
कहाँ तक आई है, यानी कि हम ये देख सकते हैं 26 लाख से 2500 तक ईसा पूर्व तक क्या चली है, पाषाण संस्कृति चली है। पाषाण संस्कृति के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता चली है। 2500 से कहाँ तक चली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह चली है 1750 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर मेहरगढ़ सभ्यता में जो पुरास्थल है, इसमें पाषाण संस्कृति से लेकर जो हड़प्पा सभ्यता है उसके भी सांस्कृतिक अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा एक स्थान है जो एक पुरास्थल है, और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियाँ, और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस कालीबंगा को भी पढ़ेंगे, हमें डिटेल में वहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। मृतकों को यानी कि जो मरे हुए थे उनको दफनाने के स्थान के रूप में एक बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में दफना दिया जाता था प्राचीन समय में मृतकों को, तो यहाँ पर बड़े पाषाण स्मारकों की पहचान हुई है। तो आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल जो कि समय है 9000 से 4000 ईसा पूर्व का समय है। तो ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आदमगढ़ से प्राप्त हुए। ये जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा, जो भी कोई परीक्षा है, चाहे वह लेखपाल की परीक्षा है या फिर आपका सुपर टेट की परीक्षा है, कोई भी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं में जहां पर भी जीएस आपका टॉपिक है वहां पर ये एक एक पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जरूर इनसे आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो जरूर एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं ये काफ़ी कई बुक हमने ली हैं, उन बुक के बेस पर यहाँ पर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो एक एक पॉइंट को परीक्षा की दृष्टि से सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, जरूर ध्यान से सुनते रहिए। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब हुई, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। नवपाषाण काल का समय क्या है, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का इसका समय है। 4000 से 2500 तक का समय है इसका, किसका, नवपाषाण काल का। इसमें मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो प्रथम अनाज था, ध्यान रखिए पहली धातु ताम्र और प्रथम अनाज जौ। नवपाषाण काल में पहला अनाज जौ, जो पहला अनाज है वह कौन सा है, जौ, जो मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया। कब, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ माना जाता है खाद्यान्नों से की कृषि, और इसमें सबसे पहले जो उगाया गया अन्न था वह कौन सा था, जौ था। चाकोलिथिक युग को क्या कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। चाकोलिथिक युग जो है उसको ताम्र यानी कि जहां पर तांबे के औजार भी और पत्थरों के औजार भी मिलते हैं, तो दोनों का एक मिश्रित रूप था। ये चाकोलिथिक युग या ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो प्रथम महानिदेशक थे वे कौन से थे, जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये पहले महानिदेशक थे, नाम था सर जॉन मार्शल। चलिए आगे, भारतीय जो उसका जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम वही थे जिनको हड़प्पा की मोहर मिली थी। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे और अभियंता जिनको कहते हैं, और इनके द्वारा जो मोहर प्राप्त की गई थी, हड़प्पा कालीन एक मोहर प्राप्त की गई थी। तो जब भी उससे ही एक तरह से हड़प्पा की जो स्थिति है कि सभ्यता के बारे में जानकारी के जो स्तंभ है आगे बढ़ते जाते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, इनको जनक कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के भीमबेटका जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में, से आरंभिक जो पुरापाषाण काल है उसके शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आरंभिक पुरापाषाण काल, जो आरंभिक पुरापाषाण काल है, जो पुरापाषाण काल है कब से, 26 लाख वर्ष से 9000 तक का।
ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर क्या है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, इसमें आरंभिक पाषाण के शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र, यहाँ पर चित्र बने हुए हैं शिकार करते हुए। इस प्रकार से चित्र वाली यहाँ पर शैली का प्रयोग किया गया है। अपने भाव प्रकट, ये भाव चित्रात्मक है, भाव प्रकट करते हुए वो चित्र हैं। जो गुफाएं हैं उनमें बड़े बड़े पत्थरों पर ये चित्र आकृतियां बनी हुई हैं। तो भीमबेटका में मिट्टी के बर्तन बनाने का जो प्रमाण मिला वो नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। मिट्टी के बर्तन बनाने का नवपाषाण काल का समय क्या रखा गया है, तो नवपाषाण काल का समय 4000 से 2500 ईसा पूर्व का समय है नवपाषाण काल का। इसी में मिट्टी के बर्तन बनाने का सर्वप्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसी में प्रथम खाद्यान्न अन्न यानी कि जौ को उगाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। और इसके बाद में नवपाषाण काल और जो सिंधु सभ्यता है, इनके जो मिले जुले युग को क्या कहा जाता है, चाकोलिथिक युग यानी कि ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। अब एक बात करते हैं हम, आहार संस्कृति क्या है। तो आहार संस्कृति यानी कि ताम्रवती के नाम से भी प्रसिद्ध थी। आहार संस्कृति, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। आहार संस्कृति क्या है, ताम्रवती के नाम से भी प्रसिद्ध थी। हम परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर आपके सामने बता रहे हैं कि ये आहार संस्कृति किससे संबंधित है। तो ये इसका दूसरा नाम था, ये ताम्रवती के नाम से भी प्रसिद्ध थी। आहार कहाँ पर है, बनास घाटी जो राजस्थान में है, बनास नदी है उसकी घाटी में आहार सभ्यता पली बढ़ी। और ये बनास घाटी कहाँ पर है, राजस्थान में। तो राजस्थान में ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कि चाकोलिथिक युग की संस्कृति से 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य ये मानी जाती है आहार संस्कृति। ध्यान रखिए, 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व लगभग ये किसके आसपास चल रही है, सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही चल रही है, हड़प्पा सभ्यता के आसपास चल रही है। आहार संस्कृति कहाँ पर है, बनास घाटी में। बनास घाटी राजस्थान में है आहार संस्कृति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संस्कृति का नाम है कैथा, ये मध्य प्रदेश में है। कैथा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इसकी भी ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। ये भी क्या है, चाकोलिथिक युग से संबंधित है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। काल क्या है, अब आप ताम्रपाषाणिक जो समय है उसको भी हम नोट करते चलिए। 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का जो समय, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति में आता है। तो कैथा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ये सभ्यता कब चली, 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य में चली। कहां पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कैथा है, कैथा सभ्यता ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। लगभग ये हड़प्पा सभ्यता और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके आसपास यानी कि उसके समय के साथ साथ में चलने वाली सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक संस्कृति है जोरवे संस्कृति, एक जोरवे संस्कृति है। ये कहां पर है, ये भारत के महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कब से कब तक चली, 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य तक ये रही है जोरवे संस्कृति। कहां पर रही है, महाराष्ट्र में। कैथा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आहार कहां पर है, राजस्थान में, बनास नदी के जो घाटी है वहां पर। अब मध्य प्रदेश के एक है जगह नवदा टोली। नवदा टोली सुना है, नवदा टोली है, एरण है, नगद में मालवा संस्कृति। तो नवदा टोली, एरण और नगद में मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रही। 1700 ईसा पूर्व से कब तक रही है, 1200 ईसा पूर्व तक। कौन सी, नवदा टोली, एरण और नगद में मालवा संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार, अब देखिए माइक्रोलिथिक शब्द आप सुनिए। माइक्रो, ये परीक्षा में महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न इससे आता रहता है, चाहे वो यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम हो उसमें भी ये प्रश्न मिलते हैं। माइक्रोलिथिक औजार कहाँ से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। ध्यान रखिए, छोटे औजार बनने शुरू हो गए थे। छोटे, माइक्रो मतलब छोटे, माइक्रोलिथिक जो औजार हैं यानी कि छोटे औजार हैं, सूक्ष्म औजार हैं, वो बनने शुरू हो गए थे। कहाँ से, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का जो समय है 9000 से, मध्य पाषाण काल का जो समय है 9000 से 4000 ईसा पूर्व का समय है। तो यहां पर माइक्रोलिथिक शब्द का आप समझ सकते हो कि किससे संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। क्लियर है, आगे बात करते हैं। बेलन घाटी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार महत्वपूर्ण है।
बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। अब निम्न पुरापाषाण काल का समय आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है बेलन घाटी से जो प्राप्त औजार है। अब निम्न पुरापाषाण का जो समय हमने 3 बताए पाषाण काल में, तो पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। 26 लाख ईसा पूर्व से 26 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 50,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का जो समय है, तो यानी कि 26 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 50,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से ये संबंधित है। तो बेलन घाटी से जो प्राप्त औजार हैं, ये इस समय काल से संबंधित है। ठीक है। मानव की आखेट करने की और खाद्य संग्राहक अवस्था जो पुरापाषाण काल से जुड़ी है, यानी कि जो मानव आखेट करता था, आखेट करके अपने खाने को संग्रह करता था, इकट्ठा करता था, तो ये अवस्था पुरापाषाण काल से संबंधित है। पुरापाषाण काल से संबंधित है, यानी कि 26 लाख ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये मानव आखेटक का और खाद्य संग्राहक का समय रहा होगा। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग, जो ताम्रपाषाण कालीन यानी कि चोकोलिथिक जो समय था, उस संस्कृति में महाराष्ट्र के जो लोग थे, वह मृतकों को क्या करते थे? घर के फर्श के नीचे, जो घर का फर्श होता था, उस फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर, उत्तर से दक्षिण इस तरह से रखते थे, उस दिशा में रखकर उनको क्या करते थे? दफनाते थे, दबाते थे। भारत के नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल मैदहा और सराय नाहर राय हैं। तो मध्य पाषाण काल यानी कि मध्य पाषाण काल 9,000 से 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के जो समय है, इससे सर्वाधिक प्राचीन जो भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं, मैदहा और सराय नाहर राय। सराय नाहर राय, मैदहा और सराय नाहर राय हैं। उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो सैपियंस का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। वह कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। अब उच्च पुरापाषाण काल का जो समय है, वह कौन सा है? 40,000 से 9,000 तक का ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये से इसी समय में आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव माना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त हुए, यानी कि 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व में ये प्रयुक्त हुए। जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर। सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में सीखा। तो अग्नि का जो प्रयोग किया है, मानव ने नवपाषाण काल में किया है। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों से मिलता है। ध्यान रखिए, नोट कीजिए, महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों से मिलता है। कहां से मिलता है? शिवालिक पहाड़ियों से। शिवालिक पहाड़ी इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों को रामापिथेकस व शिवापिथेकस कहा गया है, इनको लगभग 22 लाख वर्ष पुराना माना जा रहा है। किसको? रामापिथेकस और शिवापिथेकस। रामापिथेकस एक स्त्री खोपड़ी है। ठीक है, चलिए। पश्चिमी एशिया में नवपाषाण युग की शुरुआत जो हुई, जो पश्चिमी एशिया में नवपाषाण युग की शुरुआत हुई है, वह कब हुई है? 9,000 वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है। 9,000 वर्ष पूर्व
जो मानी जाती है नवपाषाण युग की जो शुरुआत, हमारे यहाँ तो बाद में आई, हमारे यहाँ तो 4000 से 2500 ईसा पूर्व का समय है, लेकिन जो पश्चिमी एशिया है उसमें नवपाषाण युग की शुरुआत 9000 वर्ष ईसा पूर्व से मानी जाती है, जो हमारे यहाँ पर मध्य पुरा पाषाण काल का समय रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन बस्ती 7000, जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें नवपाषाण युगीन जो बस्ती है वो 7000 ईसा पूर्व स्थापित हो गई थी, 7000 ईसा पूर्व से स्थापित हो गई थी। 4500 वर्ष ईसा पूर्व के बाद मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार चाक का प्रयोग करने लगा था। 4500 वर्ष ईसा पूर्व मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहले तो हाथों से बना देते थे, फिर उसके बाद में 4500 ईसा पूर्व के आसपास में जो उसने चाक का प्रयोग किया कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। जो बिहार में चिरांद है, चिरांद के नवपाषाण युगीन अवस्था की जो प्राचीनतम तिथि है यह 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो चिरांद की जो प्राचीनतम तिथि मानी जाती है वह 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, मेहरगढ़ हमने पढ़ा अभी, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं? मेहरगढ़ से हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? वो भी मेहरगढ़ से मिले हैं। कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। एक है गणेश्वर, जो कहां पर है? राजस्थान में। इसके निक्षेप की जो तिथि है 2800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। गणेश्वर की सराय नाहर राय से हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो सराय नाहर राय हैं इससे क्या प्राप्त हुआ है? हड्डी निर्मित उपकरण। गौरिक के मृदभांड का जो मृदभांड पात्र का नामकरण हसनापुर से हुआ है। हसनापुर से प्राप्त हुआ है गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण, हसनापुर से। ठीक है, आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं वो हैं मोहनजोदड़ो, चनुहुदरो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी। वर्तमान में ये कहाँ पर है? सब के सब पाकिस्तान में है, जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी तक, ये सब पाकिस्तान में। नवदाटोली नामक जो ताम्रपाषाण काल है इसका उत्खनन HD सांकरिया जी के द्वारा हुआ है। HD सांकरिया जी के द्वारा हुआ। नवदाटोली वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नवदाटोली। गिलुंद कहाँ पर है? राजस्थान में। ये 1500 ईसा पूर्व ताम्रपाषाणिक पक्की ईंटों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? गिलुंद से। 1500 ईसा पूर्व की जो ताम्रपाषाणिक पक्की ईंट है उनके साक्ष्य गिलुंद राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुब्बक ने किया था। ध्यान रखिए, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुब्बक ने किया था। इस शब्द का नवपाषाण काल का प्रयोग, ये शब्द का ध्यान रखिए। नवपाषाण कालीन, अब हम स्थलों की बात करेंगे। तो नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चौपानी मांडो है एक जगह, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के मैंने एक साथ ले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं याद रहने के लिए। चौपानी मांडो है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला है? हस्त निर्मित मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए। हाथों से बने हुए मृदभांड चौपानी मांडो में मिले हैं। और ज्यामितीय आकार के यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण मिले हैं। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण पत्थर मिले हैं। मधुमक्खियों जैसी झोंपड़ियों के साक्ष्य भी कहां से? चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। ये 3 पॉइंट आप याद रख लीजिए चौपानी मांडो से संबंधित। मधुमक्खियों जैसी झोंपड़ियां, ज्यामितीय आकार के जो पत्थर और हाथों से निर्मित मृदभांड, 3 चीज आप यहाँ पर चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में, यहां से याद रखिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का दूसरा, ये है मेहदहा। मेहदहा से क्या मिला है? चौपानी मांडो से तो हमें मधुमक्खियों जैसी झोंपड़ियां मिली, लेकिन मेहदहा से गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण हुए हैं। गोल गोल झोंपड़ियां मिली हैं यहाँ पर। और धान के अलावा जौ की खेती एवं पशुबाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर धान के अलावा जौ की खेती और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? पशुबाड़ा, जहाँ पशु एक साथ बांधे जाते, पशुबाड़ा के भी यहाँ से साक्ष्य
प्राप्त हुए कहाँ से? मेहदाहा से। पशुबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए, नोट करिए। पशुबाड़ा के साक्ष्य, धान के अलावा जौ की खेती के साक्ष्य और गोलाकार झोंपड़ियां, 3 मेहदाहा से आप याद रखिए। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के जो तीसरा ये पुरातात्विक स्थल है, कोलिड हवा। कोलिड हवा, यहाँ पर क्या प्राप्त हुए? धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो विश्व में धान की कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। महत्वपूर्ण, धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं उनमें सबसे प्राचीनतम है, विश्व स्तर पर प्राचीनतम है कोलिड हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब हम बुर्जहोम की तरफ चलते हैं, जो कश्मीर में है। बुर्जहोम कश्मीर में, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? तो कब्रों में यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। बस इतना याद रख लीजिए कि कश्मीर के बुर्जहोम में मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम, मालिक प्लस कुत्ता, मालिक के साथ उसका कुत्ता, जो पहला पशु है वह साथ में उसके दफनाया जा रहा है। कहाँ पर? बुर्जहोम, जो कश्मीर में है। गुफ्फ कराल भी कश्मीर में है, और गुफ्फ कराल में क्या मिला है? कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर गुफ्फ कराल में, ये भी कश्मीर में है। हड्डी से निर्मित औजार यहाँ पर मिले हैं। धूसर मृद भांडों के साक्ष्य, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई, ध्यान रखिए सुई गुफ्फ कराल में मिली है, हड्डी से बनी सुई है, यहाँ पर सुई के साक्ष्य मिले हैं। सिलबट्टा भी यहीं पर मिला है, आप देखिए सिलबट्टा भी यहीं से मिला है, हड्डी से निर्मित सुई मिली है। पशुपालन और कृषि यानी कि मिश्रित कृषि के साक्ष्य गुफ्फ कराल से मिले हैं। हड्डी, अधिकतर यहाँ हड्डी का प्रयोग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हड्डी का प्रयोग गुफ्फ कराल में, जो कश्मीर में है, वहां पर किया जा रहा है। अब हम आते हैं पाकिस्तान में, जो सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता अब तक चली आ रही है, जो पाकिस्तान में वर्तमान में मेहरगढ़ सभ्यता। तो मेहरगढ़ सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ? जो मेहरगढ़ स्थान है वहां से क्या मिला है? तो यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्म यानी कि प्रजातियां, उनकी खेती के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। किसके? गेहूं के 3, जौ के 2 किस्मों के साक्ष्य मेहरगढ़ से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, जहां के कच्ची ईंटों से बने हुए थे, लेकिन कैसे थे? आयताकार थे मकान, ऐसे मेहरगढ़ से मकानों के अवशेष प्राप्त हुए। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा स्थान है? चिरांद। चिरांद बिहार में है, ये भी नवपाषाण कालीन है। यहां पर क्या मिला है? हड्डी के उपकरण। अब हड्डी के गुफ्फ कराल में मिले हमें हड्डी के उपकरण, या फिर हम मिल रहे हैं चिरांद में। हड्डी के उपकरण यहाँ पर प्राप्त हुए, जो अधिकतर हिरणों के सींगों से बने हैं। विशेष चिरांद में अधिकतर हिरण के जो हिरण हैं उनके सींगों से यहाँ पर औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, और ये चिरांद में मिले हैं। गुफ्फ कराल में हड्डी की सुई, सिलबट्टा ये आदि प्राप्त हुए हैं अधिकतर हड्डी के गुफ्फ कराल में। लेकिन जो चिरांद है यहाँ से हड्डी के उपकरण तो प्राप्त हुए, लेकिन हिरण के सींगों का उपयोग यहाँ पर किया गया है। ये चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। अब असम की तरफ बढ़ते हैं। असम है दाऊजली, एक जगह का नाम है दाऊजली, असम में। यहाँ पर क्या है? खेती एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, खेती के भी और पशुपालन के, यानी कि मिश्रित कृषि यहाँ पर की जा रही है असम में, दाऊजली में, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर सारू तारू है, ये भी असम में है। सारू तारू ये गुवाहाटी के पास है। सारू तारू कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी है, गुवाहाटी के पास में है सारू तारू। यहाँ पर खुदाई हुई, खुदाई में आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड, यहाँ पर आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सारू तारू में। ये कहाँ पर है? असम में। दाऊजली और सारू तारू दोनों असम में है। ठीक है, आगे बात करते हैं संगनकल्लू। संगनकल्लू जगह कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक की तरफ अब हम आ चुके हैं। यहां पर क्या मिला? संगनकल्लू में राख के टीले प्राप्त हुए। यहाँ पर जो बेल्लारी जिले में स्थित है, यहाँ पर राख के टीले, यानी कि इनको अग्नि के बारे में जानकारी हो चुकी थी, तो यहाँ पर राख के टीले इस संगनकल्लू से जो प्राप्त हुए अवशेष है, और ये कहाँ पर? बेल्लारी जिला है कर्नाटक में, वहां पर ये प्राप्त हुए हैं। अगली बात करते हैं पिकली हल्की, जो भी कर्नाटक है। यहाँ पर भी राख के ढेर, कहीं संगनकल्लू और इनके आसपास में राख के ढेर या राख के ढेर मिले और निवास स्थान होने के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राख के ढेर के साथ साथ में यहाँ पर निवास स्थान होने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्मगिरी की। ये भी कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी सुना हुआ शब्द है, सुनी हुई जगह है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी में क्या हुआ है कि डोलाइट से बने
पॉलिश किए हुए पत्थर की कुल्हाड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। किससे? डोलाइट पत्थर से बने हुए हैं ये, पॉलिश किए हुए हैं, पत्थर की कुल्हाड़ियों के यहाँ साक्ष्य मिले। अर्धचंद्राकार ग्रेवर व जैस्पर, अगेट, करेलियर एवं ओपल से बने ब्लेड जैसे माइक्रोलिथिक, ध्यान रखिए यहाँ पर माइक्रोलिथिक शब्द का प्रयोग हुआ, माइक्रोलिथिक इसमें शामिल हैं। निर्मित हाथों से यहाँ पर निर्मित बर्तन मिले हैं ब्रह्मगिरी में, उसके साक्ष्य मिले हैं। और एक महत्वपूर्ण, मृत शिशु को कलश में दफनाने का साक्ष्य है। अगर बच्चा मर जाता है तो उसको कलश में दफनाते थे, उस कलश में बंद करके उसको अंदर दफनाने का साक्ष्य ब्रह्मगिरी में प्राप्त हुआ है। तो ताम्र पाषाणिक स्थलों की तरफ अब बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट आपका पाषाण काल से कहीं से भी परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। बस आप हमारे जो ये क्लास है, इस 1 घंटे की क्लास को आप जरूर देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण कालीन स्थल की तरफ, जिसमें दायमाबाद, सुना हुआ शब्द है दायमाबाद। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में दायमाबाद। यहाँ पर क्या मिला है? तो सबसे बड़ा ताम्र पाषाण की स्थल है। कलश शवाधान एवं कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का यहाँ प्रमाण मिले हैं दायमाबाद में। कलश में शव रखना और कलश फर्श के नीचे, घर के अंदर फर्श के नीचे उसको दफना देना, ये प्रमाण मिले हैं दायमाबाद। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इनाम गांव का नाम सुना होगा, ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पर क्या मिला है? कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के प्रमाण प्राप्त हुए। गोलाकार गड्ढे मकानों में ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए। कच्ची मिट्टी के यहाँ पर मकान प्राप्त हुए इनाम गांव में, ये महत्वपूर्ण है। नेवासा, ये भी महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य, ध्यान रखिए, नेवासा में महत्वपूर्ण है। पटसन का यहाँ पर प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लाल तल व काली डिजाइन वाले, लाल तो तल है यानी कि बेस उसका रेड है और उस पर काली डिजाइन बनी हुई है, ऐसे चाक पर बने हुए बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। या ध्यान रखिए, ऐसा एक बर्तन जैसे कि उसकी पूरी वो काला है, लेकिन उसके ऊपर जो डिजाइन है वह डिजाइन कैसी है? वैसे लाल है और डिजाइन कैसी है? काली है। चाक पे बने हुए बर्तन ऐसे यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नेवासा से। पटसन के प्रथम साक्ष्य, काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं हम नवदा टोली, जो कि महाराष्ट्र में है। नवदा टोली, यहाँ से क्या मिला है? चित्रित काले मृदभांड, चित्रित काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खुदाई जो की है वो HD सांकरिया के द्वारा की गई थी। ताम्रवती, राजस्थान में। ताम्रवती से क्या प्राप्त हुआ है कि यहाँ से प्राप्त हुए हैं काले मृदभांड, सफेद रेखिक चित्रों से सजे हुए हैं। काले हैं मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन काले हैं, लेकिन उन पर जो रेखाएं हैं वह सफेद रंग से हैं, ऐसे वो उन पर चित्र बने हुए हैं। चलिए, यहाँ तक ही था। तो आज का हमारा टॉपिक लगभग 52-53 मिनट में कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट जो पाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित था, मैंने प्रयास किया है कि आपको समझाया जा सके, आपको एक एक टॉपिक बताया जा सके। तो अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। लेखपाल की परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, एक एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा और आपको प्रश्न अवश्य, जितना भी आपने पढ़ा है यहाँ से प्रश्न अवश्य मिलेगा। ऐसी मेरी जो है, क्योंकि जो तैयार किया हुआ कंटेंट है वह इतना अच्छा कंटेंट है कि वहाँ से प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।